Knock knock. Who's there? I'm Thought. Thought who? My existence is from your past and your future will be from my present. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉक नॉक में। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, बुद्धिज़्म में पाखंडवाद का यह सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह अजातशत्रु द्वारा पहली और कारासुका द्वारा दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जो पहली बुद्ध संगति हुई, वो बुद्ध के विचारों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। फिर कालांतर में कुछ मॉन्क्स अपने विचार उसमें मिलाने लगते हैं और वो कुछ अलग तरीके से फॉलो करने लगते हैं, इसीलिए फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। अब देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है सम्राट अशोका के टाइम पीरियड में। पर यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो मौर्यन पीरियड है वहाँ हमें कोई भी वैदिक काल के प्रूफ्स हमें नहीं मिलते हैं। कोई वैदिक काल का हमें प्रमाण नहीं मिलता है। किसी भी प्रकार की वैदिक वास्तुकला, कोई लिखित प्रमाण, चित्रकला, कोई भी पुरातात्विक प्रमाण हमें नहीं मिलता है। अगर हम भाषा विज्ञान की भी बात करें तो जो संस्कृत भाषा है, जो माना जाता है कि वैदिक लोग यूज़ करते थे, वो संस्कृत भाषा भी बननी शुरू होती है लगभग पाँचवीं छठवीं सदी से संस्कृत का विकास होना धीरे धीरे शुरू होता है। इवन ये जो जैन शब्द है वो भी उस वक्त की जो पाली पाकिद भाषाएं थी उसमें ये लिखा भी नहीं जा सकता था और कहा भी नहीं जा सकता था। तो ये एक मिथ्या प्रचार है कि राजा बिंदुसार और सम्राट अशोक ने बाद में धम्म परिवर्तन किया। प्रमाणों के आधार पर आज हम इतना कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी आजीवक सभ्यता और समन सभ्यता को फॉलो करते थे। तो चलिए साथियों, अब हम यहाँ से अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरी बुद्ध संगति। तो ईसा पूर्व 261 BCE 261 में सम्राट अशोक कलिंगा का युद्ध जीत लेते हैं। पर युद्ध के बाद उन्हें जो युद्ध के परिणाम दिखते हैं वो काफ़ी भयावह दिखते हैं। उन्हें दिखती है कि कितनी हिंसा हुई है, कितने लोग मरे हैं, कितनी वित्तीय हानि हुई है, यानी कितना इकोनॉमिक उनका नुकसान हुआ है, कितने पशु पक्षी गए, कृषि का नुकसान हुआ। और इतने सब हानि के बाद उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ, इन सब का मूल्यांकन करने के बाद में सम्राट अशोक का निर्णय लेते हैं कि अब से वह कोई भी हिंसक युद्ध नहीं करेंगे। आज उन्होंने जितना भी भाग जीत लिया है उसमें एक ऐसी शासन पद्धति बनाएंगे जिसमें प्रजा का हित हो, जैसे कि आने वाली जो जनरेशन्स है वो उससे सीख ले। और एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए वो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का सहारा लेते हैं। वो पहले बुद्धिस्ट फिलोसॉफी की स्टडी करते हैं और उसके बाद में वो परिव्रज्या भी ग्रहण करते हैं और फिर बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वो विदेशों में, बाकी अनेक राज्यों में भी बुद्ध धम्म का प्रचार करते हैं। जब वो बुद्धिज्म की स्टडी कर रहे होते हैं उसके दौरान उन्हें भी ये बात फील होती है कि समाज में कुछ लोग हैं जो बुद्ध की बेसिक फिलॉसफी को छोड़कर कुछ अलग तरीके से ही फॉलो कर रहे हैं। और यही सेम रीज़न होता है जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में था कि उसके वजह से उन्हें तीसरी बुद्ध संगति कराने का निर्णय लेना पड़ता है। पर ऐसा दोबारा ना हो, बुद्धिज्म में कोई भी अलग सेक्ट ना बने, इसके लिए सम्राट अशोक कुछ कड़क नियम भी लागू करते हैं और ये नियम हमें आज भी स्तंभ लेख में लिखे हुए दिखते हैं। जैसे कि बुद्ध संगति के बाद में जो भी फिलॉसफी सामने आएगी, अगर कोई भी उसके विपरीत जाकर कोई अपने अलग नियम बनाता है, कोई अपने अलग विचार रखता है, तो उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनाकर बाहर निकाला जाएगा।
देखिए दोस्तों कि सम्राट अशोक ने उस समय पे जो भी नियम बनाए थे वो कालांतर में उसके रूप बदले और वो भी अंधश्रद्धा में परिवर्तित हुए। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि उनके नियम आज भी हम फॉलो करते हैं पर वो उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। जैसे कि छोटा एग्जांपल मैं आपको दूँ तो भारत में देखिए कुछ ऐसे प्रजाति के लोग भी हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। वो नॉनवेज तो खाते हैं पर कोई मंडे नहीं खाएगा, तो कोई थर्सडे नहीं खाएगा, कोई फ्राइडे नहीं खाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ वीकेंड पे ही नॉनवेज खाते हैं। अब देखिए कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसमें जो पंचशील का मार्ग दिया हुआ है, उसका पंचशील का जो सबसे पहला ही सिद्धांत है पानाति पाता वेरमणि, यानी कि मैं हिंसा से दूर रहूँगा। और उस समय की जो भी जीवन शैली थी, जैसे भी लोग इवॉल्व होकर उस समय का जो समाज व्यवस्था बनी थी, वहाँ लोग मांसाहार काफ़ी करते थे और खाने के लिए तो प्राणी मारना ही पड़ेगा। और प्राणी मारना ये भी हिंसा है और एकदम से सभी को शाकाहारी बना दो ये भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सम्राट अशोक ने एक मध्यम मार्ग निकाला और आदेश निकाला कि रोज खाने के लिए पशु पक्षी नहीं मारे जाएंगे। कुछ दिन छोड़कर किसी एक विशेष दिन में ही पशु पक्षी की एक या दो पशु पक्षी की ही हत्या की जाएगी। और इससे क्या हुआ कि पशुओं की हत्या कम हुई और सामाजिक संतुलन भी बना रहा। और एक सम्राट अशोक ने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया जिससे हमें आज भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी की जो बेस है, जो बेसिक फिलॉसफी है, उसकी सटीक जानकारी मिलती है। वहाँ हमें अभी देखिए कि बुद्ध को जाकर कितना टाइम हो गया है, सम्राट अशोक को जाकर कितना टाइम हो गया है, पर बुद्धिस्ट फिलॉसफी की जो बेस है, जो बेसिक है, उसमें आज भी कोई भी मिलावट नहीं कर पाया है। और सम्राट अशोक ये काम करते हैं। सम्राट अशोक क्या करते हैं कि उस समय शिलालेख बनवाते हैं, स्तंभ बनवाते हैं और उस पर जो उनकी जो फिलॉसफी थी उस वक्त की, वो उनको मुद्रित करवाते हैं उन स्तंभों पर। और वहाँ से हमें आज भी जो हमें बेसिक जानकारी है वो मिलती है। अब तक हमने 3 बुद्ध संगतियाँ देखी और किस तरह बुद्ध के विचारों को कैरी फॉरवर्ड किया गया। अब देखते हैं 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बुद्ध संगति, और वो होती है कुषाण वंश में अराउंड 72 एडी से 98 एडी के बीच में। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि ये काफ़ी बड़ा टाइम गैप है। लगभग 200 साल का अंतर है तीसरी और चौथी बुद्ध संगति के बीच में। और ये काफ़ी बड़ा टाइम होता है साथियों। 200 साल यानी इसमें कितनी जनरेशन चली जाती है और इन सब के बीच में काफ़ी चीज़ें बदल जाती है। कुषाण वंश के राजा कनिष्क चौथी बुद्ध संगति कराते हैं। और देखिए इस बुद्ध संगति के बाद में बुद्धिज़्म में काफ़ी बड़ी क्रांति होती है, क्योंकि राजा कनिष्क का जब राज्य आता है तो वो अपने साथ में मूर्तिकला को भी ले आते हैं और सबसे पहले मूर्ति बनाते हैं बुद्ध की। और वहाँ से प्रतीकात्मक मूर्तियाँ बननी शुरू होती है। अब तक लोग बुद्धिज़्म को पढ़ते थे शिलालेखों से और जो स्तंभ थे वहाँ से, फिर मॉन्क्स बताते थे, जातक कथाएं चलती आ रही थी, तो वहाँ से बुद्धिज़्म को समझा जाने लगता था। पर जब मूर्तिकला आ जाती है तो लोग काफ़ी अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ बनाते थे बुद्ध के विचारों को समझाने के लिए। और कुछ लोग जो है वो बुद्ध की मूर्ति को प्रतीक मानकर उसका आदर सत्कार भी करने लगते हैं। और वहाँ से ध्यान दीजिए कि एक नया सेक्ट बुद्धिज़्म में शुरू हो जाता है और उसे कहते हैं महायान। और कुछ लोग जो है बुद्ध की मूर्तियों को प्रतीक नहीं मानते थे, वो कहलाए जाते थे हीयानी। और एक नया सेक्ट वहाँ से भी शुरू होता है हीयान। जो हीयान को फॉलो करते थे उन्हें थेरवादी भी कहा जाता था। अब यहाँ से आपको काफ़ी ध्यान से सुनना होगा और इस बात को समझना होगा कि जब हीयान और महायान ये 2 सेक्ट सामने आते हैं तो इसके अंदर भी अलग अलग सेक्ट बनने शुरू हो जाते हैं।
तो देखिए जो हीयान है इसके अंदर तो ज़्यादा सेक्ट नहीं बनते हैं। इसके अंदर हमें अभी तक 2 ही सेक्ट हमें दिखते हैं, एक श्रावकास और एक का प्रायक्त बुद्धास। तो शायद मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। और जो सेकंड जो सेक्ट है महायान, इसके अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर काफ़ी अलग अलग सेक्ट बनते हैं, जैसे सूत्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान, जैन बुद्धिज़्म। और भी इसमें सेक्ट जगह के हिसाब से, लोगों के हिसाब से वो बनने शुरू हो जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि जितने भी अलग अलग सेक्ट बनते हैं, इन सब सेक्ट में जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसे ही फॉलो किया जाता है। बस इन सब में जो ध्यान करने की पद्धति होती है वो अलग होती है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्ट यानी वो अपना एक रिलीजन स्टार्ट कर देता है। अभी तक तो हमें ऐसा नहीं दिखता है। वो सारे ही सेक्ट बुद्धिस्ट फिलॉसफी को ही फॉलो करते हैं, बस उसमें ध्यान की पद्धति अलग होती है, फॉलो करने की पद्धति अलग होती है। ये जितने भी सेक्ट जो बुद्धिज्म में बाद में बने, इसका सबसे मुख्य कारण था मूर्तिकला। और इसमें एक मुख्य कारण था, वो था जातक कथाएं। अब इस बात को आप थोड़ा तार्किक रूप से समझने की कोशिश कीजिए कि जब बुद्ध अपने वचनों को कहते थे, अपने विचार बताते थे, तो अपने विचारों को समझाने के लिए वो लोगों को अलग अलग कथाएं बताया करते थे, और उसी को जातक कथाएं कहा गया। तो अभी तक हमारे पास देखिए कि 3000 तक जातक कथाएं हो चुकी है, और उसमें से जो 540 जातक कथाएं थी वो बुद्ध के समय से चली आ रही थी, ऐसे माना जाता है। जैसे कि दशरथ जातक कथा, घट जातक कथा, पांडव कथा। और बाद में इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें, जो बाद में महाकाव्य लिखे गए, रामायण, महाभारत, उसमें भी इसका रिफ्लेक्शन हमें मिलता है। जैसे कि जो बुद्धिज्म में जो दशरथ जातक कथा आती है, उसमें राम और सीता को भाई बहन बताया गया है। मूर्तिकला आने के पहले तक जातक कथाओं को सिर्फ कहा जाता था, बोल के समझाया जाता था। पर मूर्तिकला आने के बाद में अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ बनाकर उन कथाओं को समझाया जाने लगा, उन कथाओं को मूर्ति के ज़रिए बताया जाने लगा। अब देखिए कि जातक कथाओं में जो भी कैरेक्टर्स होते थे, तो उसमें कहीं कैरेक्टर्स को बोधिसत्व कहा गया, तो कहीं बुद्ध को ही अलग अलग नाम से वहाँ बताया गया। और इस वजह से क्या होता है कि अब आप इस बात को समझिए साथियों कि जो सम्राट अशोक का टाइम था, तो उन्होंने जो एरिया कॉन्कर किया था वो काफ़ी बड़ा था। फिर कुषाण वंश आते तक वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बंटने लगा, और ये काफ़ी बड़ा होने की वजह से अलग अलग राज्य बने, और हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से जातक कथाओं को बताया गया। वहाँ के जो कैरेक्टर्स थे उनके नाम से, और जो बोधिसत्वों के नाम से भी बुद्ध को जाना जाने लगा, और इस वजह से बुद्ध को कई सारे नाम भी वहाँ से मिलते गए। जैसे कि बुद्ध को कई जगह पे नरसिंह कहा गया, महादेव, नारायण, गणपति, और भी काफ़ी सारे नाम हमें जातक कथाओं के द्वारा मिलते चले गए। इस बात के रेफरेंस के लिए दोस्तों आपको जातक कथाएं पढ़नी पड़ेगी, तो ये सारे नाम आपको उन जातक कथाओं में मिल जाएंगे। और अगर आप मूर्तिकलाएं देखेंगे तो भी आप इस बात को समझ सकते हैं। जो गांधार की मूर्तिकला है वहाँ पे भी आप देखिए तो हमें एलिफेंट हेडेड बुद्धा मिलते हैं। थाईलैंड में भी एलिफेंट हेडेड बुद्धा की मूर्ति मिलती है। जो गांधार की जो मूर्तिकला है, जो वहाँ पे भी आप देखिए तो एक हाथ में बांसुरी पकड़कर भी बुद्ध खड़े हुए हैं। अगर आप त्रिलोकेतेश्वर बुद्धा को देखेंगे तो उसमें भी बुद्धा के आपको कई सारे सर, कई सारे हाथ, हर हाथ में कुछ अलग चीज़ें मिलेगी। फिर तारा देवी की मूर्तियाँ मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग तरीके की महिला बोधिसत्व को भी बताने की कोशिश की गई है।
जितने बुद्धिज्म में वाद सामने आते हैं, जैसे कि शून्यवाद आता है, अनित्यता का सिद्धांत आता है, और जितने भी विचार सामने आते हैं उन विचारों को भी दर्शाने के लिए अलग अलग मुद्राओं में भी मूर्तियाँ बनती है। जैसे कई मुद्राएं ध्यान की होती है, कहीं पे भूमि स्पर्श मुद्राएं होती है, कहीं पे देखिए कि बुद्ध की एकदम जो स्केलेटन वाली मूर्तियां है वो भी हमें दिखती है। तो कई जगह पे जो बुद्ध लेटे हुए हैं, कई जगह पे बुद्ध के पीछे सांप दिखता है, कई जगह पे बुद्ध सांप के ऊपर लेटे हुए दिखते हैं। ये सारे जो मूर्तियां है वो बुद्ध के विचारों को एक बताने का प्रतीकात्मक रूप जिसे हम कह सकते हैं। साथियों, अभी तक हमने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को समझा और ये देखा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद में काफ़ी सारे सेक्ट तैयार हो जाते हैं। पर यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बुद्धिज़्म के अंदर में जितने भी सेक्ट बनते हैं वो सारे सिर्फ ध्यान की पद्धति है। हर सेक्ट में अलग तरीके से ध्यान किया जाता है। मैं एक छोटा एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा। जैसे कि महायान के अंदर में तंत्रयान आता है, वहाँ एक ध्यान की पद्धति है मंडला। अगर आज आप देखते हैं कि घर के सामने में रंगोली निकाली जाती है, तो ये मंडला ध्यान पद्धति का ही एक रूप है जो आगे चल के धीरे धीरे परिवर्तित होता गया। तो उस वक्त क्या होता था कि जो मॉन्क्स होते थे वो अलग अलग कलर की मिट्टियाँ लेकर एक रंगोली बनाते थे। बहुत बड़ी और सुंदर रंगोली बनाते थे। फिर उस रंगोली के गोल गोल बैठकर वो उस रंगोली के तरफ अपना ध्यान लगाते थे। और जब उनकी ध्यान साधना पूर्ण हो जाती थी उसके बाद खुद ही वो रंगोली मिटा देते थे, चाहे वो जितनी भी सुंदर बनी हो। और वो इसे अनित्यता का सिद्धांत कहते थे। कई लोग जो है म्यूजिक के तरफ ध्यान लगाते थे। तो हर जगह पे अलग ध्यान साधनाएं होती थी, अलग अलग सेक्ट के हिसाब से। हमने देखा कि बुद्धिज्म में काफ़ी सारे सेक्ट बनते हैं और सभी सेक्ट में थोड़ा थोड़ा विचारों में फ़र्क भी हमें दिखता है। ध्यान की पद्धति अलग दिखती है, मानने का तरीका अलग दिखता है। पर किसी भी सेक्ट में अभी तक कोई भी ईश्वरवाद, परमात्मा, सृष्टिकर्ता, किसी भी तरीके की अंधश्रद्धा, पाखंड, ये किसी भी सेक्ट में हमें नहीं दिखता है। एक बात यहाँ समझिए साथियों कि बुद्ध ने उस समय अपने विचारों को कितनी प्रबलता से रखा होगा कि इतनी सदियाँ बीत जाने के बाद, इतने सालों के बाद में भी, इतने सेक्ट बनने के बाद में भी बुद्ध के विचारों में भी पाखंडवाद नहीं आता है, अंधश्रद्धा नहीं आती है। पर आज अगर हम देखेंगे तो बुद्धिज़्म में लोग अलग अलग तरीके के पाखंड करते हुए दिखते हैं, अंधश्रद्धा करते हुए दिखते हैं। तो फिर आखिर ये सब आया कहाँ से? तो इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और नेक्स्ट एपिसोड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब मैं नया एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।